નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું મનીષા મહતો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે। તમામ જે ઉમેદવારો છે તેમના દ્વારા પ્રચાર પૂરજોશમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી હોય તો જનતાને શું મળશે, આજનો અમારો વિષય તેના ઉપર જ રહેશે। અત્યાર સુધીમાં ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી છે, ઉમેદવારોને લઈને ઉમેદવારો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવે છે, પરંતુ આજે ચર્ચા રહેશે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની રણનીતિ શું છે, ભાજપ શું આપવા જઈ રહી છે। આમ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે તમામ પાર્ટી અત્યારે એડીચોટીનું જોર લગાવી રહી છે, પરંતુ આજ રોજ આપણે જાણીશું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે આપણા ગુજરાતની જનતાને શું આપવા માંગે છે। અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાઈ રહ્યા છે ભારતીય जनता पार्टी ना राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल। सर, स्वागत है आपका स्पार्क टुडे न्यूज़ में। जैसे कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, रणनीति के बारे में और लोगों को क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले अगर गुजरात की बात की जाए तो मैं इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसी बात हो जाती है कि इससे हर चीज़ जुड़ी हुई है। इससे रोजगार भी जुड़ जाता है, इससे लोगों की जो छोटी मोटी समस्या है और हर चीज़ आ जाती है। तो अगर गुजरात को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, निश्चित तौर पर, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गुजरात के औद्योगिकरण की दिशा में कार्य हुआ है जी। और उसको और बेहतर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की नीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। और गुजरात जो है भारत के औद्योगिकरण, चीन के मुकाबले जो है मैन्युफैक्चरिंग हब पूरी दुनिया का भारत बने, इसके लिए गुजरात के इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ग्रोथ का इंजन है वो निश्चित तौर पर गुजरात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले औद्योगिकरण में सिर्फ अहमदाबाद हाईवे, मुंबई अहमदाबाद हाईवे, उसके दोनों किनारों के अलावा कहीं उद्योग धंधे नहीं थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने समग्र उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया। जिस तरह से कोस्टल बेल्ट जो हमारा 1200 किलोमीटर का कोस्ट है उसकी दिशा में काम हुआ, उसी तरह से जो है जैसे सूरत को जो है डायमंड का हब बनाया गया, राजकोट में इसी तरह से हुआ, अहमदाबाद हुआ, अंकलेश्वर को ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया गया। उसी तरह से पूरे गुजरात के औद्योगिकरण का निश्चित तौर पर एक योजना आदरणीय मोदी जी के पास, जैसे आप वडोदरा शहर को ही देख लीजिए। जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुए गुजरात के तो उन्होंने यहाँ रेल कोच निर्माण की फैक्ट्री लगाई, और जब प्रधानमंत्री हुए तो यहाँ विमान निर्माण की फैक्ट्री लाई गई। यहाँ सीमेंस की फैक्ट्री है, यहाँ एबीबी का बड़ा संकुल है, यहाँ एलएनटी का बड़ा संकुल है। वडोदरा में अगर विकास की बात की जाए तो सयाजीराव गायकवाड़ और आदरणीय नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई आपको नाम ही नहीं मिलेगा। तो गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, वडोदरा का जो औद्योगिकरण है उसकी विकास की गति को और तीव्र करना, और समग्र देश को, जैसे स्टार्टअप्स में गुजरात आज नंबर 1 है, एमएसएमईज में गुजरात आज नंबर 1 है। पूरे देश का जो निर्यात है उसमें 30% जो हिस्सेदारी है वो गुजरात की है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण ही संभव हुई है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने अभी गुजरात की बात की कि नंबर 1 पर है, स्टिल अब मैं एजुकेशन पे जाना चाहूँगी कि इतना अगर अच्छी तरीके से सब चल रहा है और गवर्नमेंट सोच रही है, तो फिर यहाँ के जो युवा है वो आउट ऑफ इंडिया जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एजुकेशन के लिए प्लस रोजगार के लिए भी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि एजुकेशन अगर इतना अच्छा हो और दूसरा रोजगार उनको यहाँ मिले, तो हमारा यहाँ का युवा धन अगर आउट ऑफ इंडिया चला जाएगा तो इंडिया खाली हो जाएगा? नहीं, इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। और आदरणीय मोदी जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने उसके पहले गुजरात में यूनिवर्सिटीज की कुल संख्या थी 21। आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में यूनिवर्सिटीज की संख्या हो गई 103, और तमाम जो विदेशी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उन यूनिवर्सिटीज के भी भारत समेत भारत में उसके केंद्र खुलने की दिशा में निर्णय लिए गए हैं, ताकि यहाँ के युवा को पढ़ाई के लिए विदेश न जाना पड़े, और यहाँ का जो ब्रेन ड्रेन जो यहाँ से विदेश में हो रहा है उसको पूरी तरह से रोका जा सके। जैसे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो रोजगार किसको मिलेगा? गुजरात के युवा को मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो है एमएसएमई सबसे नंबर 1 हुई, और एमएसएमई की संख्या में सतत जो वृद्धि हो रही है उसका लाभ किसको मिलेगा? तो गुजरात के युवा को मिलेगा। स्टार्टअप्स, जब स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की नीति बनती है तो जो युवा नौकरी मांगने की तलाश में घूमता है वो नौकरी देने वाला बनता है। तो यह कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
दूरदर्शी नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ है। अब उसको और तीव्र गति से बढ़ाने की दिशा में भी सतत निर्णय लिए जा रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कि आगे क्या मतलब पॉलिसीज आएगी, आगे की क्या रणनीति है, ये बात हो गई। अब बात करेंगे कि गुजरात विधानसभा की जो कई चुनाव चल रहे हैं इस वक्त, तो अब चुनाव के रिलेटेड सिंपल है कि अब सामने कांग्रेस है, तो अब उनका 3 मुद्दा तो एक ऐसा है जो सीधा जनता को कनेक्ट करता है, और वो है एक तो बेरोजगारी, जिसका आप बोल रहे हैं कि आगे पॉलिसीज आ रही है। दूसरा है महंगाई, और महंगाई सीधा कनेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी बहुत सारी जगह पे सभा कर रहे हैं, वो जीएसटी का मुद्दा लेके चल रहे हैं कि जो महंगाई बन गई है, जो जीएसटी लिया जा रहा है, उससे जनता भी काफी हद तक नाराज नजर आ रही है। देखिए, पहले बेरोजगारी की भी बात आपसे कर दूं कि बेरोजगारी में अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने 2018 में अपने कार्यकाल के समापन के समय उन्होंने संसद में खड़े होकर उनके कार्यकाल में किस क्षेत्र में कितना रोजगार सृजित हुआ इसका हिसाब पार्लियामेंट में दिया। उसके पहले किसी ने नहीं दिया था। अच्छा। आज ही उन्होंने 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मेले के माध्यम से दी है। कुछ दिन पहले, एक मास पहले भी 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मेले के माध्यम से दी गई। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान करने की योजना है। मुद्रा योजना, स्टार्टअप्स, इन सब के माध्यम से रोजगार सृजन के क्षेत्र में सतत कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सबसे जो है प्रामाणिक आंकड़ा वो होता है ईपीएफओ का। ईपीएफओ में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, इसलिए बेरोजगारी जो है उसको दूर करने की दिशा में जितने निर्णायक कदम आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं कभी नहीं हुए थे। अब दूसरी बात है महंगाई की। अब 2004, 2014 और 2014-2022 इन दोनों कालखंडों का आप तुलना कर लीजिए। 2004 से 2014 में अर्थव्यवस्था बेहतर थी और पूरी दुनिया में अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में महंगाई मुद्रास्फीति की दर, जो महंगाई को नापने का मानदंड है, वो कहीं 1.5%, कहीं 2%, कहीं 3% था। तब भारत में जब अर्थवेत्ता प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब औसत महंगाई दर, मुद्रास्फीति की दर 10% थी। आज जो विश्व की सहस्राब्दी की सबसे बड़ी जो महामारी थी कोरोना काल में, अगर सर्वाधिक महंगाई की दर 6.7% होती है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय मोदी जी ने महंगाई को नियंत्रित करने में के लिए जितने भी अत्यावश्यक कदम हैं वो उठाए हैं। और एक भी जब भी कभी महामारी फैलती थी, विश्व इतिहास का ये प्रमाण है कि लोग बीमारी से कम और महामारी से कम और भुखमरी से ज्यादा मरते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 वर्षों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन उपलब्ध कराकर किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं दिया है। ये मोदी जी का ही, और ये वैश्विक इतिहास में जो अमेरिका की आबादी है, अभी भी ये योजना लागू है। अच्छा। 2.5 आप पूरे दुनिया में अमेरिका की आबादी के 2 गुने लोगों को जो है मुफ्त का राशन उपलब्ध कराया गया है। यूरोप की आबादी से 1.5 गुना लोगों को जो है मुफ्त का राशन उपलब्ध कराया गया है। विश्व के इतिहास में एक भी शासक आप ऐसा, और एक भी शासनकाल आप ऐसा नहीं दिखा सकते जहां किसी को भी भूखे पेट सोने न दिया गया हो, वह भी महामारी के काल में। और महामारी के काल में एक भी व्यक्ति भूखमरी से नहीं मरा, और 210 करोड़ से अधिक जो है कोरोना के मुफ्त की वैक्सीन लगाई गई। ये अकेला शासनकाल है। फिर तो राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि कोरोना के समय में मजदूरों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, कई मजदूर की मौत भी हुई है। जहां जहां कांग्रेस का शासनकाल था वहीं ज्यादा लोग भागे। सबसे अधिक लोग कहां से भागे? महाराष्ट्र से। किसका शासन था? कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का। सबसे अधिक लोग भागे पंजाब से, सबसे अधिक लोग भागे राजस्थान से। सबसे अधिक सुविधाएं तो गुजरात में मिली थी। यहाँ से मजदूरों के लिए मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सूरत में, अहमदाबाद में, अंकलेश्वर में, जहां लोगों के लिए, प्रवासियों को यहाँ से न जाना पड़े, इसके लिए बड़े पैमाने पर राशन की व्यवस्था जनता ने अपनी तरफ से की थी। ऐसा गुजरात था। ये गुजरात जैसी स्थिति महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुई? राजस्थान में क्यों नहीं हुई? पंजाब में क्यों नहीं हुई? दिल्ली में तो बसें लगा दिया केजरीवाल ने कि लोग निकल जाएं। तो कोरोना के काल में भी आम आदमी की समस्याओं को निस्तारण के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली निर्णय मोदी जी
और मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी राज्य में हमारे शासन थे वहां हुआ। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग पहुंचे उनके लिए 1,000 रुपए प्लस किट राशन की व्यवस्था की आदरणीय योगी जी ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी जी का जो बताया हुआ मार्ग है उस पर चल के लोगों ने किया। जीएसटी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। देखिए, जीएसटी के बारे में जो भी निर्णय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल करती है। उसमें कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, टीएम का जो है टीआरएस के भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, डीएम के भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, टीएमसी के भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और वन नेशन वन टैक्स यह तो 1990 की अवधारणा थी ना, ये मोदी जी के कारण ही साकार हो सका। और आज उसके कारण लोग तो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी में ला दीजिए तो सस्ता हो जाएगा, वैट के कारण महंगा है। गुजरात के डीजल और पेट्रोल का भाव और राजस्थान के गुजरात के डीजल और पेट्रोल के भाव में 15 रुपए का अंतर है। तो जीएसटी लाकर वन नेशन वन टैक्स करके टैक्स को कम किया। जो टैक्स जिन मदों पे 30% 35% होते थे वो आज 12% 15% की कैटेगरी में है। तो राहुल गांधी कितना भी झूठ बोल ले, देश की जनता समझदार और जानकार है। एक अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा, आदिवासियों के लिए उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें वनवासी कहती है और उनके सारे हक छीनना चाह रही है, जमीन भी उनसे छीनना चाह रही है। बिल्कुल नहीं, वन बंधु स्कीम के माध्यम से वनवासी समाज के सशक्तिकरण का काम हुआ है। और राहुल गांधी की क्या बात करें, कल वो जो है जब भाषण दे रहे थे तो उनका अपना नेता उनकी बातों को नहीं समझ पाया और माइक छोड़कर चला गया। तो वनवासी बंधु उनकी बात क्या समझेंगे। उन्होंने कहा हम वनवासियों को सशक्त करेंगे। और जब पहली बार एक महिला को, वनवासी समाज की महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान कराया गया, तो उसके रंग रूप को लेकर किस तरह की विकृत टिप्पणियां कांग्रेसियों ने की, उस पर राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज है कि आप जितना आप नरेंद्र मोदी जी के हाथ को सशक्त करेंगे उतनी तेजी से गुजरात और गुजरात समेत पूरे देश का विकास होगा। आदरणीय मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता में सतत इजाफा होता चला गया है। विश्व के, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो, चाहे मेक्सिको के राष्ट्रपति हो, चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री हो, सब जो है मोदी जी के कार्य कौशल की प्रशंसा करते हैं। एक अकेले पूरे विश्व इतिहास की अकेली परिघटना है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा था और भारतीय छात्रों को सुरक्षित वहां से निकाला जाना था, तो आदरणीय मोदी जी के एक अपील पर 2 दिनों के लिए यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक गया और भारतीय छात्रों को सुरक्षित वतन वापसी हुई। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के छात्र भी अपने कंधे पर तिरंगा ध्वज लेकर अपने प्राण को बचा सके। तो नरेंद्र मोदी जी का यह जो सर्व स्वीकार्य चमत्कारिक नेतृत्व है, ये सतत गुजरात समेत पूरे देश को मिलता रहे और भारत का गौरव गाथा जो है वैश्विक हो, यही कामना है। एक प्रश्न मन में उठा है, कह लेना चाहूँगी। आपने हर बार मोदी जी की प्रशंसा की है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है, पर हर चीज़ मोदी जी के चेहरों को देख के तो नहीं हो सकती है ना, उम्मीदवार भी तो अच्छा होना चाहिए। देखिए, सौर मंडल में जो है सूरज से ही तो सौर मंडल संचालित होता है ना। आप जो है पृथ्वी पर जीवन की कल्पना बिना सूर्य के कर सकती हैं क्या? तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस जीवन दर्शन, जिस विचार दर्शन को आत्मसात किया है, उससे जो प्रकाश चल रहा है उसी को अपना कर आज गुजरात में जो सुशासन है, चाहे वो आनंदीबेन रही हो, चाहे विजय भाई रूपानी रहे हो या आज भूपेंद्र भाई हो, वो नरेंद्र मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बताए हुए रास्ते पर ही योगी आदित्यनाथ सुशासन कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर सुशासन कर रहे हैं, बसवराज बोम्मई सुशासन कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान सुशासन कर रहे हैं। तो मोदी जी का सूर्य है और सारे ग्रह हैं हमारे। બિલકુલ, ધન્યવાદ આપકા हमारे साथ जुड़ने के लिए। જેમ કે તેમણે અત્યારે જણાવ્યું છે કે વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ વધી રહી છે અને સંગઠનમાં કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। આગામી સમયમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી તો આવી રહી છે, તેને લઈને તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। ઘણા અત્યારે મુદ્દાઓ છે, અમારા દ્વારા તેની ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી। એક જ અપીલ આ વખતે પણ કરવા માંગીશ કે મતદાન કરવા માટે અવશ્ય થજો। ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌ દર્શકોનો અમારી સાથે જોડાવા માટે। કેમેરા પર્સન ગૌતમ સોનુને સાથે મનીષા મહતો, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ।